Hello everyone, myself Sanjay Yadav, Assistant Professor in Physics Department in Mehta PG College। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स। तो देखिए, सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स में पेपर पैटर्न और क्या क्या इसमें पेपर है, कौन कौन सी बुक आपके चलती है, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, आपके यहाँ पर भी फर्स्ट की तरह 3 पेपर होंगे। फर्स्ट जो पेपर होगा वो होगा थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। सेकंड जो पेपर होगा वो है मैथमेटिकल फिजिक्स। और थर्ड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी, गणितीय भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ठोस प्रावस्था युक्तियां। ठीक है, अब देखिए, जो फर्स्ट पेपर है वो कितने का होगा? 33 मार्क्स का होगा। ऐसे ही सेकंड पेपर भी 33 मार्क्स का और फोर्थ पेपर होगा 34 मार्क्स। इस प्रकार टोटल थ्योरेटिकल मार्क्स कितने होंगे? 100 कौन से? थ्योरेटिकल। अब देखिए, इसके अलावा 50 नंबर का आपको यहां पर क्या होगा? प्रैक्टिकल। क्या होगा? 50 नंबर का प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से टोटल 150 मार्क्स, टोटल 150 है। तो 3 पेपर है, तो मैं एक पेपर का आपको जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो समझा देता हूं। क्या होगा पेपर का पैटर्न, क्योंकि आई थिंक अभी तक आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की एग्जाम लगी नहीं है। तो देखिए, जैसे अपन यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैं मैथमेटिकल फिजिक्स का पेपर पैटर्न समझा देता हूँ। सेम वही पेपर पैटर्न दोनों में और चलेगा। तो जैसे मैथमेटिकल पेपर सेकंड है, मैथमेटिकल फिजिक्स एमपी, गणितीय भौतिकी। गणितीय भौतिकी, इसमें 4 यूनिट होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये इसमें 4 यूनिट हो गई। पेपर का पैटर्न कैसे होगा? क्वेश्चन फर्स्ट वो होंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघुतरात्मक प्रश्न जिसे कहते हैं, शॉर्ट टाइम क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये कहां से आएंगे? फ्रॉम टोटल पेपर, फ्रॉम होल पेपर या कंप्लीट पेपर, होल पेपर। और ये 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 6। इस प्रकार से प्रत्येक आधे नंबर, वो सॉरी 1.5 नंबर का आएगा। तो 9 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? 9 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। और जो क्वेश्चन सेकंड है वो आएगा फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। ठीक है, ये कैसे आएगा? इसमें 2 आएंगे। ए, ये कंपल्सरी रहेगा करना, कंपल्सरी। जैसे ये 4 नंबर का है या फिर 3 नंबर का है, 4 या 3 नंबर के इसके अप्रोक्स आएंगे। और जो बी है इसमें 2 आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। और अथवा इन दोनों में से कोई सा एक करना रहेगा। यहां पर आपको चॉइस मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको, यदि ये 4 का होगा ना तो ये 2 नंबर का आएगा, और यदि ये 3 नंबर का है तो ये 3 नंबर का आएगा। इस प्रकार टोटल 6 नंबर के यहां पर आएंगे, टोटल 6 नंबर के यहां पर आएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन 3 ये आएगा फ्रॉम यूनिट
सेकंड, फ्रॉम यूनिट सेकंड, ये भी कितने का आएगा 6 नंबर का, सेम पैटर्न, ए और बी मिलेंगे आपको चॉइस में, दोनों में से कोई सा एक, दोनों मिलकर कितने का आ जाएगा 6 नंबर का। ऐसे पर्सन 4 कहां से आएंगे, फ्रॉम यूनिट थर्ड, 6 नंबर का ये, और पर्सन जो 5 आएगा वो आएगा फ्रॉम यूनिट फोर्थ, ये भी कितने का आएगा 6 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए 6, 12, 18, 24 और 9 33 नंबर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 33 मार्क्स। ये आपके एग्जाम का पैटर्न रहेगा जो सेम टू सेम फर्स्ट ईयर की तरह रहेगा, ठीक है। और ऐसे सेम टू सेम पेपर फर्स्ट और थर्ड के लिए भी रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं यहाँ पर फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की यदि अपन बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स बहुत नॉर्मल फिजिक्स है, बहुत इजी फिजिक्स है। आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी वो मुझे पता नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर की फिजिक्स बहुत इजी फिजिक्स है, बहुत कम टाइम में वो कवर हो सकती है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ यहाँ पर सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है वो बहुत थोड़ी सी एक लेवल की फिजिक्स होगी, थोड़ी सी टफ होगी, पेपर भी थोड़े लेंथी होंगे, उनकी जो लेंथ है वो भी कुछ ज़्यादा रहेगी, यानी उनमें ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रकार से सेकेंड ईयर फिजिक्स के सिलेबस की बात करते हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि यदि आपने एक भी पीरियड यहाँ पर यदि मिस कर दिया ना तो नेक्स्ट पीरियड यहाँ पर, नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, थोड़ा सा टफ यहाँ पर मैटर रहेगा। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स, पेपर सेकंड, गणितीय भौतिकी। मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स। देखिए इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कर्व लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वक्र रेखी निर्देश तंत्र, हिंदी में कहते हैं इसको वक्र रेखी निर्देश तंत्र। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन इस वर्ड से पहले एक और वर्ड यहां पर यूज हो रहा है जिसका नाम क्या है? कर्व लीनियर, कर्व लीनियर, वक्र रेखी, ठीक है। और यदि जहां पर वर्ड आता है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र, जहां पर ये वर्ड आता है तो आपके दिमाग में डायरेक्ट अभी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। कौन सा? जिसमें एक एक्स, ये वाई और ये जेड, ये चल रहा है सबके माइंड में। दोबारा समझिए इस बात को, टॉपिक का नाम है कर्व लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वक्र रेखी निर्देश तंत्र, ठीक है। आपका फर्स्ट में पढ़ा हुआ निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? निर्देश तंत्र क्या होता है? तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एक ऐसा सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन यहां पर कौन सा आ गया? वक्र रेखी। ये तो हमारा कभी पढ़ा हुआ ही नहीं है, क्या होता है ये? अब देखिए अपन यदि कुछ बात करें जैसे किसी एटम के बारे में, किसके बारे में? एटम के बारे में। तो एटम की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल टाइप होती है, गोली आकार की होती है। किसी परमाणु का आकार कैसा होता है? गोली रूप में, स्फेरिकल टाइप में होता है। तो उसकी स्टडी कैसे करें अपन? यदि अपन उस स्फेयर की स्टडी करना चाहें, उसको किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करें? क्योंकि आपके पास यहाँ तो एक्स वाई जेड चल रही है, जिसमें एंगल कितने का होता है? ये 90 डिग्री का। ये लाइनें क्या होती है? स्ट्रेट होती है। क्या होती है? लाइनें स्ट्रेट।
यहां पर हमने पढ़ा कार्तीय, जबकि आपने ले लिए एक एटम और एटम की साइज कैसी स्फेरिकल टाइप में है, तो उसकी स्टडी करने के लिए कोई एक ऐसा निर्देश तंत्र चाहिए जो गोलीय रूप में ही हो, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए जो किस फॉर्म में हो, स्फेरिकल फॉर्म में हो। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन को दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा मानना पड़ेगा, स्फेरिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, गोलीय निर्देश तंत्र। ऐसे मान लो हमारे पास में कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि किसी सिलेंडर में मूव कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस में मूव कर रही है, किसी सिलेंडर में, किसी बेलन में विद्युत चुंबक की तरंगे गति कर रही है, तो अब उसकी मोशन की स्टडी कैसे करें, कैसे करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमने तो अभी कौन सा पढ़ा है, कार्टेशियन पढ़ा है, जबकि वहां पर बात सिलेंडर की हो गई। तो उस कंडीशन में अपन को क्या मानना पड़ेगा, कोई एक ऐसा सिस्टम मानना पड़ेगा सिलेंड्रिकल टाइप का, बेलनी निर्देश तंत्र मानना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बेसिक टाइप हमारे पास में किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के 3 होते हैं। बेसिक टाइप कितने होते हैं, 3। फर्स्ट कौन सा है, कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र एक कौन सा हो गया, गोलीय निर्देश तंत्र। एक कौन सा हो गया, बेलनी निर्देश तंत्र। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको मैं सरल कर देता हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर भी कर सकते हो कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये कौन सा है, सिलेंड्रिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हो गए। तो बेसिक हमारे पास में 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। तो अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन 3 की स्टडी बाद में करेंगे। सबसे पहले एक इन तीनों की जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। अपन सबसे पहले एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे कि उस फ्रेम ऑफ रेस्पेक्ट के संदर्भ में, उस फ्रेम ऑफ रेस्पेक्ट के को यूज करके, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज करके इन तीनों की स्टडी कर सके। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एक जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन, एक जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वो जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। अब वो वक्र आपके पास में सिलेंड्रिकल टाइप भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सिलेंड्रिकल टाइप भी हो सकता है, या फिर वो वक्र स्फेरिकल टाइप भी हो सकता है, या फिर वो वक्र कार्टेशियन टाइप भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल टाइप भी हो सकता है, स्फेरिकल टाइप भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे पहले अपन उसी जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, उसी जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए इसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आएगा तो ये चैप्टर ऐसे मान लो आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने जो पढ़ा उसकी बात कर रहा हूं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक एक्स एक्स हो गई, एक वाई एक्स हो गई, और एक जेड एक्स हो गई, एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स। ये एंगल 90 डिग्री, ये जेड ऐसे है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 90 90 के होते हैं भाई। इसको ऐसे मत समझ लेना भाई ये 360 हो गए, ऐसे नहीं है, क्योंकि जेड ऐसे है, तो ये 90, ये यहाँ पर 90 और ये 90, इस प्रकार से है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्ट्रेट लाइन है ये। यदि मैं एक्स वाई जेड को एक कर्व के रूप में मोड़ दूं, किस फॉर्म में मोड़ दूं, कर्व के रूप में, इस प्रकार से, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया, या फिर इसको ये लो ऐसे कर दूं, पहले स्ट्रेट था ना, इसको इस प्रकार मोड़ दिया, ये जो स्ट्रेट था इसको मैंने इस प्रकार मोड़ दिया, कर्व के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो स्ट्रेट था इसको मैंने किस फॉर्म में कर दिया, ये लो मैंने इस फॉर्म में कर दिया। ये हो गए
पहले यहां पर x था, उसको जगह मैंने क्या लिख दिया, u1x लिख दिया, कोई एक जनरल u1x, ये हमारे पास ये है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, u2x लिख दिया, और ये z की जगह मैंने क्या लिख दिया, u3x। देखिए भाई कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में यहाँ पर u1 u2 u3 लिखा हुआ, किसी बुक में uv w लिखा हुआ, वो कोई कंफ्यूजिंग की बात नहीं है, जो भी आपकी इच्छा हो वो यहाँ पर वर्ड आप यूज में ले सकते हो। ठीक है, पहले स्ट्रेट थे, ये किसमें हो गए, वक्र के फॉर्म में। तो इसी सिस्टम को ऊपर क्या कहते हैं, वक्र रेखी निर्देश तंत्र। ये देखो यहाँ पर एक u2x हो गई, एक u1x हो गई, एक u3x हो गई, ये तीनों अक्ष आके इस O पॉइंट के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रही है, प्रतिच्छेद। तो क्या लिखेंगे, अब एक बात और देखिए, जैसे एक्स वाई जेड अक्ष किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है तो आपने पढ़ा होगा कि एक्स वाई तल भी होता है, वाई जेड तल या एक्स जेड तल, इस प्रकार के प्लेन होते हैं ना। तो यहां पर क्या करेंगे, u3 अक्ष है, u3 के सामने क्या लिखेंगे, ये आएगा u3 तल, u3 प्लेन, u1 के सामने u1 तल, u1 तल, और u2 के सामने u2 तल, क्या आएगा, u2 तल। ये u3 प्लेन, ये u2 प्लेन, और ये u1 प्लेन, ये u2 एक्सिस, ये u1 एक्सिस, ये इंग्लिश में लिख लेना ऐसे, ये u3 एक्सिस, ये हो गई। तो देखो u3 प्लेन, u1 प्लेन, u2 प्लेन, देखिए u1 प्लेन इस साइड है, u3 प्लेन इस साइड है, u1 और u3 के बीच का जो इंटरसेक्शन है, यही तो इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन यही है। ये प्रतिच्छेदन किसको शो करता है, u2 अक्ष को, या सॉरी इसको ऐसे करो, u2 कर्व है, वक्र है ये, u2 वक्र, और ये u1 वक्र, ऐसे लिखना है इसको, u1 वक्र, इसको क्या लिखना है, u3 वक्र, कर्व, कर्व, कर्व। ठीक है, u1 प्लेन और u3 प्लेन है, उसका इंटरसेक्शन किसको शो कर रहा है, u2 वक्र को। जो आपको डायग्राम में देखना वो ध्यान देना है, इस साइड u3, इस साइड u2 और u3 का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, u1 कर्व, u1 और u2 का जो इंटरसेक्शन है वो किसको शो कर रहा है, u3 कर्व को। किसको शो कर रहा है, u3 कर्व को। और इन सब का इंटरसेक्शन कहां पर है, इस O पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, अब देखिए यदि इस पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन इस साइड खींच दूं, ये जो कर्व आ गया ना, ये कर्व, इस कर्व के ऊपर एक स्पर्श रेखा ये खींच दिया, तो इस कर्व के ऊपर जो एक स्पर्श रेखा आएगी वो शो करेगी u1 अक्ष को। u1 वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा u1 अक्ष को शो करती है। द टेंजेंट लाइन ऑन u1 कर्व इज नोन एज u1 एक्सिस। ऐसे इसके ऊपर जो खींचेंगे u2 वक्र के ऊपर जो टेंजेंट लाइन है वो किसको शो करती है, u2 अक्ष को। किसको शो करेगी, u2 एक्सिस को। यहां पर लिखना एक्सिस, ये भी एक्सिस, और ऐसे इसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन आएगी वो किसको शो करेगी, u3 एक्सिस को। अब देखिए 3D की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 3D की। 3D में यहां पर प्लेन किस फॉर्म में है, कर्व फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे, यदि इसकी डेफिनेशन देखिए, लिख लेना आप लोग भी, यदि त्रिविम समष्टि के तीनों पृष्ठ 1 2 3, ये तीनों पृष्ठ किसी बिंदु पर वक्रीय रूप में प्रतिच्छेद करते हैं तो इसे वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहते हैं।
स्टार्टिंग में आपको ये लिखना है, वह निर्देश तंत्र जिसमें त्रिविम समष्टि के तीनों पृष्ठ किसी बिंदु पर वक्रीय रूप में प्रतिच्छेद करते हैं, वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहते हैं, वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं, दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which all three surface of 3D space intersect at a point in curvature form, then this frame form known as curvilinear frame of reference। तो परिभाषा क्या है? एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें पूरे के पूरे स्पेस के तीनों पृष्ठ, 1 2 3 तीनों पृष्ठ किसी बिंदु पर वक्रीय रूप में इंटरसेक्ट कर गए, तो इस फ्रेम को क्या कहेंगे अपन? वक्र रेखी निर्देश तंत्र। ठीक है, अब देखिए आगे, ये तो हो गई कि भाई ये वक्र रेखी निर्देश तंत्र क्या है। आगे लिखना है वक्र रेखी निर्देश तंत्र के निर्देशांकों को वक्र रेखी निर्देशांक कहते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कर्व लीनियर, इंग्लिश मीडियम वाले, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स, इसे u1 u2 u3 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दीज कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंट बाई u1 u2 u3। ये हो गई यहां तक की कहानी। ये लिखने के बाद में आपको ये डायग्राम बनाना है इस प्रकार से, जो भी आपको मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। अब देखिए इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, वो डायग्राम में जो दिख रहा है वो आपको यहां पर लिखना है। क्या लिखना है? देखिए u1 तल और u3 तल, क्या लिखना है? u1 तल व u3 तल के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वक्र u2 वक्र कहलाता है। द कर्व ऑब्टेन फ्रॉम इंटरसेक्शंस, इंग्लिश मीडियम में लिख देता हूं मैं, द कर्व ऑब्टेन फ्रॉम intersections of u1 plane and u3 plane is known as u2 curve। ठीक है, u1 और u3 के जो प्रतिच्छेदन से आएगा वो क्या होगा? u2 वक्र। ऐसे ही आपको आगे लिखना है
U1 तल और U2 तल के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वक्र U3 वक्र कहलाता है। U2 तल और U3 तल के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वक्र U1 वक्र कहलाता है। द कर्व ऑब्टेन फ्रॉम इंटरसेक्शन ऑफ U1 एंड U2 प्लेन इज नोन एज U2 कर्व एंड द कर्व ऑब्टेन फ्रॉम U2 एंड U3 प्लेन इज नोन एज U1 कर्व। ठीक है, उसके बाद लिखना है प्रतिच्छेदन बिंदु से, ये लिखने के बाद में आगे देखिए प्रतिच्छेदन बिंदु से U1, U2, U3 वक्रों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्रमशः U1, U2, U3 अक्षों को व्यक्त करती है, निर्देशांक अक्षों को व्यक्त करती है। निर्देशांक अक्षों को व्यक्त करती है। The tangent line, tangential on curve on U1, U2, U3 curves from intersection point are known as U1, U2, U3 coordinate axis respectively। ये यहां तक की कहानी खत्म है भाई। ये लिखने के बाद में देखिए अब अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, अभी तक अपन ने पढ़ा है कि केवल कार्तीय निर्देशांतर। तो अपन को जो पता है उसी के रेस्पेक्ट में अपन सबको देखेंगे, जो पता है उसी के रेस्पेक्ट में अपन सबकी स्टडी करेंगे। भाई आपको कोई ना कोई एक पता होगा तो तभी तो आप अननोन डिटरमाइन कर सकते हो, कोई एक गिवन होगा तभी आप अननोन डिटरमाइन कर सकते हो। तो हमारे पास में अभी तक हमारे पास क्या गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांतर। तो देखिए भाई डायग्राम इतना ही रखना है, मैं आपको केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि जैसे ये हमारे पास क्या होती है एक्स एक्स, ये क्या हो गई वाई एक्स और ये क्या हो गई जेड एक्स। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक पॉइंट यहां पर है, कोई एक पॉइंट आ गया। तो देखिए ये U1 एक्स है, तो U1 एक्स के ऊपर ये पॉइंट हुआ, U2 के ऊपर ये और U3 के ऊपर ये कोई पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई और ये z की वैल्यू हो गई। भाई मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे यहां पर U1, U2 की वैल्यू जैसे A B C है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना इसको। U1 भाई आपके पास यहां पर कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, कर्व लीनियर और एक कार्टेशियन। कर्व लीनियर में कितनी हो गई ABC हो गई, और जैसे यहां पर x1 y1 और z1 हो गई। क्या हो गया x1 y1 और z1। अब मैं इस पॉइंट को यहां पर ले आऊं, इस पॉइंट को उठाकर मैंने यहां पर कर दिया तो U1 U2 U3 की वैल्यू चेंज हो गई, U1 U2 U3 की वैल्यू चेंज हो गई। जब U1 U2 U3 की वैल्यू चेंज हुई इसका मतलब x y z की वैल्यू भी देखो यहां पर चेंज हो रही है। पहले यहां पर था पॉइंट, अब यहां पर, तो पहले x यहां पर था अब x यहां पर आ गया, पहले y यहां पर था अब y यहां पर हो गया, पहले z यहां पर था अब z यहां पर आएगा। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यदि वक्र रेखीय निर्देशांतर में निर्देशांक, वक्र रेखीय निर्देशांतर में निर्देशांक चेंज होंगे तो कार्तीय निर्देशांक भी चेंज होंगे।
इफ कोऑर्डिनेट इन कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चेंज देन कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आल्सो बी चेंज। दोनों में क्या होंगे? चेंज। इसका मतलब यदि u1 u2 u3 में से कोई सा एक चेंज कर दूं तो x y z भी चेंज हो जाएंगे, होंगे ना चेंज। u1 u2 u3 में से कोई सा एक चेंज कर दूं, यानी मैंने पोजीशन चेंज कर दी, पहले यहां पर था अभी चला गया, यहां पर चला गया, तो ऐसा करते ही x y z की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी क्योंकि कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएंगे? चेंज। ऐसे ही यदि मैं u2 को चेंज कर दूं तो x y z चेंज, u3 को चेंज कर दूं x y z, ये इसका वाइस वर्सा भी अपन दे सकते हैं। x को चेंज कर दूं तो ये तीनों चेंज, y को चेंज कर दूं ये तीनों चेंज, z को चेंज कर दूं ये तीनों चेंज। ठीक है, तो इनका रिलेशन देखिए, इनका रिलेशन ये आएगा, ये लिखना आपको, वक्र रेखी निर्देशांकों u1 u2 u3 तथा कार्तीय निर्देशांकों एक्स वाई जेड में संबंध को निम्न रूपांतरण समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। द रिलेशन बिटवीन कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3 एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z is given by below transformation equation, is given by below transformation equation। ठीक है, u1 u2 u3 मैंने अभी क्या बताया था, इनमें से कोई सा एक चेंज तो तीनों चेंज, कोई सा एक चेंज तो तीनों चेंज, कोई सा एक चेंज तो तीनों चेंज, ये इसका वाइस वर्सा, x चेंज तो तीनों चेंज, y चेंज तो तीनों चेंज, z चेंज तो तीनों चेंज। इसका मतलब ये u1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ये u2 किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। u3 इन तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो ये u1 लो, u1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, y के ऊपर, z के ऊपर। इसका मतलब ये u1 किसका फंक्शन हो गया? u1 यहाँ पर जो बाहर है ये फंक्शन को शो कर रहा है। इसको कई बार ऐसे भी कर सकते हैं, फंक्शन किसका? x y z का। ये एक ही बात है पूरी। u1 किसका फंक्शन है? x y z का। x y z चेंज तो u1 चेंज हो रहा है, सीधी सी बात है। ऐसे ही u2 भी किसका फंक्शन है? x y z का। ऐसे ही u3 भी किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, तथा इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। कैसे? x किसका फंक्शन है? u1 u2 u3 का फंक्शन है भाई। y किसका फंक्शन है? u1 u2 u3 का फंक्शन है। और z किसका फंक्शन है? u1 u2 u3 का फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए एक बात यदि अपन यहां पर गौर करें तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आई केप एक्स प्लस जे केप वाई प्लस के केप जेड। ये क्या होता है? स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। यहां पर एक्स वाई जेड है, ठीक है, और ये आर किसका फंक्शन है? एक्स और एक्स वाई और जेड का। इसका मतलब एक्स वाई जेड u1 u2 u3 के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब आर भी किसके ऊपर डिपेंड है? इसका मतलब आर भी किसके ऊपर डिपेंड है? u1 u2 u3 के ऊपर डिपेंड है। दोबारा समझिए, एक्स वाई जेड u1 u2 u3 के ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट बात। सेकंड, आर किसके ऊपर डिपेंड है? एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब ये जो आर है वो डायरेक्ट u1 u2 u3 के ऊपर डिपेंड है। इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये यहां तक का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया? वक्र रेखी निर्देश तंत्र। वक्र रेखी निर्देश तंत्र क्या होता है? यदि जो हमारे पास जो स्पेस है वो इस स्पेस क्या हो? वक्रीय रूप में हो, कर्व लीनियर। एक इस प्रकार से आ जाए, एक ऐसे आ जाए और एक ऐसे आ जाए, यहां पर आके क्या कर दे? इंटरसेक्ट। तो ये जो फ्रेम बन गया, ये फ्रेम क्या है? वक्र रेखी निर्देश तंत्र, कर्व लीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये जो कर्व, ये कर्व, ये कर्व किससे आता है? मान लीजिए इस साइड कोई u1 प्लेन है, ये u2 प्लेन, ये u3 प्लेन। u1 और u2 है तो ये u2 कर्व होगा, u2 और u3 है तो ये u1 होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, और इनके ऊपर टेंजेंट लाइन खींच दे तो ये किसको शो करती है? निर्देशांक अक्षों को, कोऑर्डिनेट एक्सिस को। ठीक है, यदि इसका कंपेयर एक्स वाई जेड से कर दे तो कोई सा एक पॉइंट चेंज होती है, एक्स वाई जेड चेंज।
ठीक है, इसका मतलब u1 u2 u3 x y z के ऊपर डिपेंड ये इनके फंक्शन होंगे या फिर x y z u1 u2 u3 के फंक्शन होंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए ये अपन ने पढ़ लिया, वक्र रेखी निर्देश तंत्र पढ़ लिया, इसमें केवल एक वर्ड लगा हुआ लांबिक। इसका मतलब देखिए मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन लिखने के बाद में इसकी बात करेंगे। तो वह वक्र रेखी निर्देश तंत्र, वह वक्र रेखी निर्देश तंत्र जिसकी तीनों निर्देशांक पृष्ठ परस्पर लांबिक रूप से प्रतिच्छेद करती है, लांबिक रूप से प्रतिच्छेद करती है। लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। That curvilinear frame of reference in which all three coordinate surface intersect perpendicularly या orthogonally या perpendicularly in which all three coordinate surface intersect perpendicularly to each other known as orthogonal frame of reference। समझ में आया कुछ? ये ऐसे बोल रहा है भाई, जैसे ये इंटरसेक्ट पॉइंट है, एक इस प्रकार से आ जाए, एक इस प्रकार से, लेकिन यहां पर जो एंगल वो 90 हो जाए, यहां पर एंगल क्या हो जाए 90। ऐसे एक यहां पर जाएगा, लेकिन इसमें और इसमें ये वाला एंगल 90 होना चाहिए, ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। आगे चाहे कर्व रूप में हो, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर तीनों कोऑर्डिनेट सरफेस क्या होनी चाहिए, लांबिक 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होनी चाहिए, 90 डिग्री एंगल के ऊपर होनी चाहिए। उसे क्या कहते हैं अपन, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। ठीक है भाई, एक कर्व ये था, एक कर्व ये था, इस प्रकार से भाई कर्व रूप में तो आ रहा है, जैसे ये कर्व रूप में आ रहा है ना, और ये भी कर्व रूप में आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो जाए, ये 90 डिग्री, क्या हो जाए 90 डिग्री। इस प्रकार के फ्रेम को क्या कहते हैं अपन, ऑर्थोगोनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र।
ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट है उसे क्या कहते हैं अपन, लांबिक वक्ररेखी निर्देशांक। लिखना है आगे, इसके निर्देशांकों को लांबिक वक्ररेखी निर्देशांक कहते हैं। एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्थोगोनल एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज नोन एज ऑर्थोगोनल कर्वलीनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब देखिए, स्केल गुणक, स्केल फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर आएगा जिसके द्वारा अपन जो कर्व लीनियर है उसमें कर्वेचर कितना है, वक्रता कितनी है, उस वक्रता को मेजरमेंट करते हैं। स्केल फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जिसके द्वारा कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्वेचर कितना है, वक्रता कितनी है, उस वक्रता का मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए कैसे इसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं अपन। देखिए, वी नो दैट स्थिति सदिश, वी नो दैट पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल, अपन ने पढ़ा था कि आर वेक्टर किसका फंक्शन है, u1 u2 और u3 का फंक्शन है, u1 u2 और u3 का फंक्शन है। अब क्या करना है, इसका टोटल डेरिवेटिव ऑन टेकिंग टोटल डेरिवेटिव संपूर्ण अवकलज लेने पर, लिख लेना, संपूर्ण अवकलज लेने पर dr क्या होता है, ये जानते हो आप लोग। सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव और फिर इसका टोटल डेरिवेटिव, डेल आर अपॉन डेल u1 इंटू डी u1 प्लस डेल आर अपॉन डेल u2 इंटू डी u2 प्लस डेल आर अपॉन डेल u3 इंटू डी u3। ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए आगे, ये जो क्वांटिटी इसकी जगह मैं लिख रहा हूं b1 du1 प्लस b2 du2 प्लस b3 du3। ठीक है, तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, dr इज इक्वल, देखो 1 1 2 2 3 3, तो समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको। i की वैल्यू 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक, इसको लिख दिया मैंने bi, इसको लिख दिया मैंने dui। क्या लिख दिया, bi dui। ठीक है। अब देखिए यहां हियर bi, जैसे b1 आपने कहां पर लिखा है, डेल आर अपॉन डेल u1 की जगह, b1 कहां पर लिखा है, डेल आर अपॉन डेल u1 की जगह, b2 कहां पर लिखा है, डेल आर अपॉन डेल u2 की जगह, b3 कहां पर लिखा है, डेल आर अपॉन डेल u3 की जगह। तो bi की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल आर अपॉन डेल ui, डेल आर अपॉन डेल ui। इसको कहते हैं अपन आधार सदिश। क्या कहते हैं इस क्वांटिटी को, आधार सदिश, बेस वेक्टर, बेस वेक्टर। तो लिख लेना, यहां bi को लिख देता हूं मैं, यहां bi वेक्टर को आधार सदिश कहते हैं तथा इसका परिमाण ये हो गया परिमाण स्केल गुणक को व्यक्त करता है, स्केल गुणक को व्यक्त करता है। स्केल गुणक को HI के द्वारा
व्यक्त किया जाता है। Here bi is known as base vector and the magnitude of this base vector is known as scale factor. The scale factor is represented by hi. तो डेफिनेशन क्या हो रही है? देखो डेफिनेशन ये चल रही है कि जो hi है, सो hi क्या हो गया? ये जो bi है इसका मैग्नीट्यूड, यानी सीधा सीधा bi हो गया। क्या हुआ? bi। अब जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें जो एकांक सदिश यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? i कैप, j कैप, k कैप होते हैं। i कैप, j कैप, k कैप। तो यहां पर अपन क्या मान लेंगे? e1, e2, e3 मान लो। i की जगह मान लो e1, j की जगह मान लो e2, k की जगह मान लेंगे e3। तो यहां पर कैप है तो कैप कैप कैप, ठीक है। 3 है e1, e2, e3, तो क्या लिखेंगे? यदि वक्र रेखी निर्देश तंत्र में एकांक सदिश ei कैप हो तो इफ यूनिट वेक्टर इन कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ei कैप, क्या हो? ei कैप। तो देखो ei कैप इज इक्वल क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हो, जैसे 11th-12th में पढ़ा होगा कि r कैप क्या होता है? r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मोड, ये होता है ना। तो इस r वेक्टर की जगह हम यहाँ पर वेक्टर क्या यूज ले रहे हैं? वेक्टर हम यहाँ पर यूज ले रहे हैं bi। कहाँ पर लिख दिया मैंने? ये रहा। इस r वेक्टर की जगह क्या यूज ले रहे हैं? bi। और r कैप की जगह ei कैप और इस r की जगह bi, ठीक है। और यहाँ पर क्या यूज ले रहे हैं? bi का मोड। तो क्या हो जाएगा? ये bi, और bi का मोड किसको शो करता है? hi को शो करता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? bi वेक्टर इज इक्वल ei कैप hi, ei कैप hi। ये वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा? put this value in equation 1। तो dr वेक्टर इज इक्वल समेशन i इज इक्वल 1 to 3 bi की वैल्यू ei कैप hi dui, ये हो गया भाई। तो dr वेक्टर इज इक्वल, इसको खोल दो, i की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, पहले 1 के लिए e1 कैप h1 du1, e2 कैप h2 du2, और ये क्या हो जाएगा? e3 कैप h3 du3। ये वैल्यू या ये इक्वेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे 2-3 टॉपिक आएंगे उनमें इसका यूज होगा। ये टॉपिक यहां तक कंप्लीट है। अब इससे पहले एक क्वेश्चन कर ले, या फिर छोड़ो, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां तक ही ठीक है। ओके बाय।